क्रिश, क्रिश ये सेंड कर दियो मेरे को भी आज है। ये आदित्य नहीं है क्लास में? चलो कुछ नहीं था, वो ये नोट करना टॉपिक। अब याद करने वाला टॉपिक है पूरा, लेकिन इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कूल में तो शायद बिल्कुल ना पूछे इसके बारे में, जो पूछेंगे मैं तो बताता रहूंगा। स्कूल में ये दो पॉइंट है, पूछेंगे जरूर, सही ना, वो दो पॉइंट है, वो जरूर कर लेंगे उसको। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो हम इक्वेशन पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो होगी टाइम इंडिपेंडेंट। यानी टाइम का, टाइम टाइम की यूनिट नहीं आएगी उसमें। एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे हम, एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट के अंदर, सही ना। अदरवाइज टाइम भी आता है, एक होती है टाइम डिपेंडेंट, एक होती है टाइम इंडिपेंडेंट। हमें कौन सी करनी है? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको एज इट इज याद करना है। मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा, प्रूफ का कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पहले तो लाइन लिखना है, दिस इक्वेशन गिव्स थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ये क्वेश्चन क्या देती है? थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। और जो उसका सॉल्यूशन होगा, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, वो एक्चुअल में एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होगा। वो एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको एज इट इज याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। डेल टू साई कह लो, या करली टू साई बाय करली एक्स टू। डेल टू साई कह लो उसको, या करली टू साई बाय करली एक्स टू। ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है। करली टू साई बाय करली वाई टू प्लस करली टू साई बाय करली जेड टू प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर साई ई माइनस वी इज इक्वल टू जीरो। ये पूरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको एज इट इज याद करना था। सही ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको एज इट इज याद करना। और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो इतने पार्ट को हम डेल टू की फॉर्म में लिखते हैं। इतने पार्ट को हम ऐसे लिख देते हैं, डेल टू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर साई ई माइनस वी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे टर्म्स एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड एक नंबर एक टर्म पे क्लियर वो होनी क्या चाहिए। लिखा हुआ है? दोबारा बोलो। सर जो थर्ड नंबर पे है, उस वो कैसे करना? जो लिखा है देखो, डेल टू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, ये साई है, साई ई माइनस वी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एम है मास इलेक्ट्रॉन, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, साई बता रहा हूं मैं भी क्या है, ई है, ये ई जो है ना, ये टोटल एनर्जी, ये ई क्या है? टोटल एनर्जी। और जो वी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। वी है पोटेंशियल एनर्जी, और साई है यहाँ पे वेव फंक्शन। साई के यहाँ पे वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, साई वेव फंक्शन है। इसकी खुद की कोई फिजिकल, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये नोट कर लेना। साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स ओन। ये सिर्फ क्या बताता है? इट जस्ट गिव्स एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इट जस्ट गिव्स एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इसको एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर? इट कैन बी कॉल्ड एज एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। साई को टर्म्स सारी क्लियर होनी चाहिए, टर्म्स कोई मिस नहीं करना। इसको एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और साई जो है, साई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कम है चांसेस आने के, लेकिन आ सकता है। साई जो है, ये सबसे पहले तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए इसकी। क्योंकि मैंने तुम्हें जैसे बोला, इसको ऐसे याद रख सकते हो, इट इज एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का दो एड्रेस, एक इलेक्ट्रॉन दो जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता एक ही टाइम पे।
तो इसलिए बोला सिंगल वैल्यूड है, सिंगल वैल्यूड है ये, दो वैल्यू नहीं आ सकती इसकी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक ही इंस्टेंट पे दो जगह प्रेजेंट, दो एड्रेस नहीं हो सकते उसके, तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। दूसरा ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ये कंटिन्यूस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूस, वैल्यू जो है फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। और साई की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब मैं जो फोर्थ पार्ट लिखूंगा ना, इसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, इसका क्वेश्चन पेपर में जरूर आना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, ये पेपर में जरूर आता है 1 मार्क में। तो इसको नोट कर लेना, ऐसे दो चीजें हैं जो जरूर आती हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे, पहला साई स्क्वायर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। साई की सिग्निफिकेंस नहीं है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसके स्क्वायर की बहुत इंपॉर्टेंस है। इट गिव्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, नोट कर लेना लाइन एग्जैक्टली ये क्या आना तुम्हें। इट गिव्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, it gives probability density of finding electrons in different regions around the nucleus. It gives probability density of finding electrons, probability density of finding electrons in different regions around the nucleus. वॉल्यूम V है तो वॉल्यूम V में, वॉल्यूम V है तो वॉल्यूम V में, तो इसलिए सर इन साइज डिफरेंट रीजन्स। अराउंड द न्यूक्लियस, इसको स्टार मार्क कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर पूछते हैं। साइज स्क्वायर डीवी, बस उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, अगर हर जगह देखना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर वॉल्यूम पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 1। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी तो है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी कि नहीं। तो इससे साई स्क्वायर डीवी की वैल्यू क्या होती है, 1, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की वैल्यू 1 होती है। ये क्लियर हो गया कि नहीं ये, साई जो है क्लियर हो गया, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, वैल्यू इसकी कंटिन्यूस होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए ताकि इंटीग्रेट कर सके, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए ताकि इंटीग्रेट कर सकें। और स्क्वायर जो है इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू बना जाएगी। जैसे इसमें पूछते हैं कि कौन सी वैल्यू इसमें से एक्सेप्टेबल है साई की, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साई वर्सेज एक्स, कौन सी वैल्यू इसकी एक्सेप्टेबल है। जैसे मैंने पहली वैल्यू बनाई, ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, साई वर्सेज एक्स, साई वर्सेज एक्स। दूसरा मैंने बता दिया ये, साई वर्सेज एक्स। तीसरा कोई भी वैल्यू दे दी इस तरीके से, ये दे दी तीसरी वैल्यू, डी ऑल एक्सेप्टेबल। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एक इस तरह से भी ग्राफ आता है, कुछ ऐसे, साई वर्सेज एक्स का, ये ऐसे पहले और फिर इस तरीके से, ये भी एक ऑप्शन दे दिया, ई ऑप्शन। तो इसमें से कौन सी एक्सेप्टेबल वैल्यू है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ जल्दी से इसमें। देखो पहली वाली वैल्यू जो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि साई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। मैंने क्या बोला था, ये फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ये बोला था ना फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा दूसरा जो केस है बी वाला केस, इसमें साई की वैल्यू जो है एक इंस्टेंट पे, एक इंस्टेंट पे देखो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, एक वैल्यू, दो वैल्यू और तीन वैल्यू, एक ही टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन के तीन एड्रेस नहीं हो सकते, तो इसलिए ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी नहीं है एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए ऑल आर नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। और ये वाला पहले इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, तो ये भी इसलिए एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है। ये चारों एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है, कंटिन्यूस होनी चाहिए वैल्यू। साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, कुछ इस टाइप से, साई और एक्स, तो ऐसे इस तरह से एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी। एक इंस्टेंट पे एक ही वैल्यू कंटिन्यूस है, समझिए कि नहीं है। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। इसलिए 4 पॉइंट बताए हैं, चारों को मैंने ग्राफ के थ्रू बता दिया है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन ऐसे। सही ना, अब ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, नोट कर लिया सारा।
नोट कर लिया ये? यस सर। मैं ही हटा रहा हूं एक बार। फिर इसके बाद जो साई है, ये डिपेंड किस पे करता है? ये आगे तुम पढ़ोगे भी क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है जो हम पढ़ रहे हैं। क्या है ये? क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखो साई जो है ना, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड कर साई जो है, ये आर, थीटा और एक फाई, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। साई आर, थीटा और फाई पर डिपेंड करता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, थीटा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल थीटा, फाई इन टर्म्स ऑफ स्मॉल फाई, फाई इन टर्म्स ऑफ स्मॉल फाई। फाई आर क्या देता है? रेडियल पार्ट है, इट गिव्स साइज ऑफ द ऑर्बिटल। रेडियल पार्ट है ये। रेडियस, रेडियस से क्या पता लगेगा? साइज तो पता लगेगा, जितना ज्यादा रेडियस उतना बड़ा साइज। साइज ऑफ ऑर्बिटल देगा। क्या देगा? साइज ऑफ ऑर्बिटल। थीटा, ये कौन सा पार्ट है? एंगुलर पार्ट। ये कौन सा? ये रेडियल पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है? रेडियल पार्ट। ये रेडियल पार्ट है। और इधर जो है ये है एंगुलर पार्ट। एंगल से क्या पता लगेगी? शेप। तो दिस विल गिव शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये डिफरेंस आता है रेडियल पार्ट और, नोट कर लेना डिफरेंस की फॉर्म में। रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट में क्या डिफरेंस है? रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, इसमें डिफरेंस आएगा ये। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। थोड़ा फास्ट लिखेंगे इसको। रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट में क्या डिफरेंस है? रेडियल पार्ट क्या दे रहा है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी साइज ऑफ ऑर्बिटल, एक तरह से साइज, साइज ऑफ ऑर्बिटल। और एंगुलर पार्ट से एंगल पता लग रहा है। एंगल से क्या पता लगता है? शेप। ये शेप ऑफ ऑर्बिटल देगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल, साइज और शेप, ये पता लगेगा इससे। और ये डिपेंड करता है दो क्वांटम नंबर्स पे, एन और एल पे। एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। आगे इसी की डिटेल पढ़नी है, इससे कोई अभी ज्यादा जरूरत नहीं करने की। और एंगुलर पार्ट जो है, ये एल और एम पे डिपेंड करता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसलिए साई को हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं, साई एन एल एम। जैसे साई 421, एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 1 है। क्या क्लियर हो गया ये? सर एक बार एन दोबारा बताना, सेकंड पॉइंट इनका। सेकंड पॉइंट, जो रेडियल पार्ट है, इट डिपेंड्स अपॉन क्वांटम नंबर्स एन एंड एल। एंगुलर पार्ट, इट डिपेंड्स अपॉन क्वांटम नंबर्स एल एंड एम। क्लियर हो गया कि नहीं अब? यस। तो ये ध्यान रखना है। और साई एन एल एम जो है ना, जो अगला लाइन में लिखूंगा उसको बिल्कुल रट देना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में 3 बार आ चुका क्वेश्चन। जो साई एन एल एम है किसी भी ऑर्बिटल के लिए, ये ऑर्बिट ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है सब आएगा ये। अभी मेरी बातें जो है ना, एक एक बात तुम याद कर लेना। जो जो मैं स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट बोलूंगा वो जरूर करना। अभी तक स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन और एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन में क्या डिफरेंस है? रेडियल पार्ट रेडियस ऑफ ऑर्बिट यानी साइज ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। एंगुलर पार्ट से शेप पता लगेगी तो शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। रेडियल पार्ट एन और एल पे डिपेंड करता है, एंगुलर पार्ट एल और एम पे डिपेंड करता है। ये करना है तुम्हें। और दूसरा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन? वो क्या बताता है? सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन वो क्या बताएगा? It gives the probability density of finding electrons in different regions around the nucleus. It gives probability density of finding electrons in different regions around the nucleus. तो ये बातें बस जरूर कर लेना। अब जो बता रहा हूँ ये एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साई एन एल एम पे डिपेंड करता है किसी भी ऑर्बिटल के लिए। किसी भी ऑर्बिटल के लिए इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो इस फॉर्म में होगी, वो इस फॉर्म में होगी। ये थोड़ा सा याद कर लेना, 2ZR/NA0, 2ZR/NA0, ई की पावर -ZR/NA0। तुम्हें टर्म सारी क्लियर है? जेड एटॉमिक नंबर है, आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एन शेल नंबर, और क्या कहते हैं, A0 0.529 वैल्यू होती है ना, वो चीज है। A0 लिखते हैं उसको। और साइन इसके आगे, ये तो रेडियल पार्ट है पूरा। ये पार्ट कौन सा है? रेडियल पार्ट।
और इसके आगे लिखना है इसके इसी के जस्ट मल्टीपल में, इसी के जस्ट मल्टीपल में साइन, मैं नीचे लिख रहा हूं उसको, साइन एम थीटा कॉस एल माइनस एम थीटा, कॉस एल माइनस एम थीटा। क्लियर है? ये पार्ट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये एंगुलर पार्ट है, ये एंगुलर पार्ट, ये सिर्फ कब आएगा, जब ये पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, तभी आता है ये। अगर एस ऑर्बिटल होगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, तो ये पार्ट नहीं होगा। ये बहुत बड़ा हिंट है, कभी भी ये टर्म्स ना दे रखी हो, साई की वैल्यू दे रखी है, इससे पता लग जाएगा कि ये एस ऑर्बिटल है। अगर ये एंगुलर पार्ट नहीं दे रखा, इमीडिएटली देखते पे जान लेना कि ये जो है, ये क्या है, एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल ही है, अगर ये पार्ट नहीं दे रखा तो। और ये दे रखा है, मीन्स ये एस ऑर्बिटल नहीं है। क्लियर होगी बात की नहीं है? सर वो क्या ये लिखा है, क्लियर होगी बात साइन, की नहीं? साइन एम थीटा और कॉस? एल माइनस एम थीटा, कॉस एल माइनस एम थीटा। जैसे अगर मैं लिखूं ना साई 1s की वैल्यू, क्या इसमें, क्या इसमें थीटा वाला पार्ट आएगा? क्या नो इसमें सर। थीटा वाला पार्ट आएगा? नहीं आएगा। तो इसमें फॉर्मूला जो आता है ना, 1/√पाई, 1/√पाई जेड बाई ए नॉट, 1s की बात कर रहे हैं, जेड बाई ए नॉट, जेड बाई ए नॉट, ई की पावर क्या आ जाएगा, ई की पावर क्या आ जाएगा, जेड आर बाई ए नॉट माइनस जेड आर बाई ए नॉट। एन की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, 1s है तो। ये आ जाएगा, और इसमें कोई थीटा वाला पार्ट नहीं होगा, इसमें कोई थीटा वाला पार्ट नहीं होगा। और साइड 2s होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हें, अगर कभी भी ये फॉर्म दे दिया और यहाँ पे लिखेगा नहीं ये 1s, ये कहेगा कौन से ऑर्बिटल के लिए है, तो बस तुम ये देख लेना, इतना पहचान लेना कि एस ऑर्बिटल के लिए, ये एस ऑर्बिटल के लिए साइड 2s होगा। जो बहुत डिटेल में ढंग से तैयारी करना चाहता है ना, चाहे नीट की या आईआईटी एडवांस की, वो ये वाला पार्ट जरूर करेगा। ये पार्ट नहीं बताते कहीं पे भी, लेकिन इसके क्वेश्चन ना पूछे हुए हैं। हिंट मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, थीटा वाला पार्ट है, थीटा वाला पार्ट है तो पी और डी ऑर्बिटल है, और थीटा वाला पार्ट नहीं है तो एस ऑर्बिटल है। बस ये पता होना चाहिए तुम्हें इतना। इससे एडवांस के क्वेश्चन है, कंप्रेशन की फॉर्म में आए हैं, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। साइड 2s बोलूंगा तो उसमें भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, ऐसे ही 4/√2 पाई करके कुछ कांस्टेंट आता है इस तरीके से। और जेड, जेड बाई ए नॉट आएगा, जेड बाई ए नॉट पावर आ जाती है कुछ यहाँ पे 3/2 करके, और ई की पावर माइनस, माइनस माइनस सिग्मा, सिग्मा होगा जेड आर बाई ए नॉट, सिग्मा बाई क्या आएगा, माइनस जेड आर बाई 2 a नॉट, जेड आर बाई 2 a नॉट इंटू 2 माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है, जेड आर बाई, सिग्मा क्या है यहाँ पे, जेड आर बाई ए नॉट, जेड आर बाई ए नॉट। ये है। जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ तुमसे, बोलेगा इसमें नोड किस पॉइंट पे होगा, नोड किस पॉइंट पे होगा। ये अभी जिसने मेरे 21 अक्षर नहीं किए हुए ना, उसको शायद समझ ना आए, बस सिर्फ सुन लेना। नोड मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। नोड का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0। तो तुम उसका साइज स्क्वायर निकालना, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, इसका साइज स्क्वायर निकालना और उसको 0 कर देना। जब 0 करोगे तो सारी टर्म 0 हो जाएंगी इस पार्ट को छोड़ करके, सारी टर्म 0 हो जाएंगी इस पार्ट को छोड़ करके। साइज स्क्वायर निकालना, सबको 0 कर देना, यानी 2 माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सीधा आंसर आ गया। सिग्मा इज इक्वल टू 2, और सिग्मा क्या है, जेड आर बाई ए नॉट। क्या क्लियर हुआ है कुछ की नहीं? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सबसे कॉमन है, नीट में भी आता है, मेंस में भी आता है। बोलेगा नोड किस पॉइंट पे होगा, तो तुम जो भी वेव फंक्शन दे रखा होगा उसका स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करके उसको 0 कर देना, क्योंकि साइज स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, साइज स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है नोड पे, तो साइज स्क्वायर को इससे तुम 0 करोगे, साइज स्क्वायर को 0 करोगे तो यहाँ पे जो टर्म है 2 माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा, और सिग्मा 2 आ जाएगा। सिग्मा क्या है, जेड आर बाई एनो। क्या कुछ भी क्लियर हो रहा है विधि? यस सर। राज, यस। देख थोड़ा बहुत भी अगर क्लियर हो जाए ना, पेपर में क्वेश्चन गल जाएंगे, डरोगे नहीं क्वेश्चन को देख करके, जो टर्म्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ ये। सही ना, सिर्फ इसलिए बताइए ये टर्म्स, बाकी बहुत डिटेल नहीं करना, बस जो लाइन मैंने बोली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। कभी भी वेव फंक्शन, कभी भी ऑर्बिटल पहचानना है, तुम देखना थीटा वाली टर्म है कि नहीं, थीटा वाली टर्म है तो वो एस ऑर्बिटल नहीं होगा, अगर थीटा वाली टर्म नहीं है तो वो एस ऑर्बिटल होगा। और दूसरा,
पूछेगा इस वेव फंक्शन के अंदर नोड किस पॉइंट पे होगा, नोड पूछेगा तो साई या साइड स्क्वायर को बस इसको जीरो कर देना, जीरो करते ही आंसर आ जाएगा तुम्हारा, सारी टर्म जीरो हो जाएंगी इसको छोड़ करके, तो उससे आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? एक बार हैंड से करना जिसको थोड़ा बहुत पता लग गया इसके बारे में, एक बार हैंड से करना जिसको थोड़ा बहुत पता लग गया इसके बारे में। नहीं पता लगा घबराना नहीं, स्कूल में बिल्कुल नहीं पूछेंगे इस चीज को। श्रेयस, चित्राक्ष, मानसी, दिया, विधि, अर्शी, दिव्यांश, दिवस, कीर्ति, अतुल्य, आयुष, प्रियंका, हितेश, इशिता, कशिश, कृष, सौम्या, भव्या, लक्ष्य, मणि, युग, दिव्यांश, सकराल। नहीं समझ आया दिव्यांश? तो थोड़ा बहुत डाउट आता है। अच्छा तो दिव्यांश देख, अच्छा तुम जो मैंने अभी बातें बोली ना उसमें दोनों बातें जो मेरी इंपॉर्टेंट वाली है वो बोल दे बस तू, फिर कोई डाउट नहीं है। दो बातें मैंने अभी कौन सी बोली है इस वाले पेज पे? है दिव्यांश, इस पेज पे मैंने दो बातें बोली हैं साई से रिलेटेड। वो दो बातें क्या बोली हैं? एस ऑर्बिटल कब होगा कब नहीं होगा एक ये बता दे, और एक नोड से रिलेटेड बात बोली है। नहीं सुना है वो? अच्छा, मैं, दूसरा दिव्यांश है वो बोलेगा। सर एंगुलर पार्ट नहीं दिया होगा तो एस ऑर्बिटल होगा, बहुत अच्छे। और वाई साई स्क्वायर कर देंगे तो उसके बाद जीरो रखेंगे तो नोड पता सिग्मा लग वाला जाएगा, पार्ट नोड पे क्या। आ जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नोड पूछेगा तो साई स्क्वायर निकाल करके जीरो कर देना, उससे आंसर आएगा। दिव्यांश सही है। यस सर। बस यही दो बातें बोली, दो बातें ध्यान रखनी है। ये तेरे को रटना नहीं है कुछ भी यहाँ पे, ये चीजें जो बताई है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल भी रटनी नहीं है। इनको ना फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना, इसको ना फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना, ये रटना नहीं है इसको। बस तुम्हें जो हिंट दिया ना वो ध्यान रखना जरूर। ओके सर। हाँ बस उतना ध्यान रख लेना। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद करनी है पूरी तुम्हें एज इट इज। मैं पूछूं तो तुम्हें याद हो, मुझे पता चलेगा चैप्टर याद है कि नहीं याद है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद। स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ दो चीजें, साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या है, रेडियल पार्ट एंगुलर पार्ट में डिफरेंस क्या है, रेडियल पार्ट एंगुलर पार्ट में डिफरेंस क्या है, बस तुम्हें इतना ही करना है स्कूल के लिए। अच्छा अब यहाँ पे अगर मेरे को साई की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर साई की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? साई की वैल्यू निकालनी है, दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको कि नहीं? इस इक्वेशन को दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं साई की वैल्यू निकालने के लिए? जैसे dy बाई डी एक्स है, मेरे को अगर इसमें इसको तो एक्स स्क्वायर दे रखा है, मेरे को अगर y की वैल्यू निकालनी है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं? अगर y की वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं एक बार? अगर डबल डेरिवेटिव है तो कितनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा? दो बार। साई की वैल्यू निकालने के लिए इसको दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दो बार इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साई की वैल्यू आ जाएगी। साई की वैल्यू जो आती है ना, जो साई की वैल्यू आती है उसे बोलते हैं आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन टर्म सिर्फ सुन लो, इसमें कोई डिटेल करने की जरूरत नहीं है इसमें। और जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ई की वैल्यूज आएंगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो ई है ना इसकी वैल्यूज आएंगी, उसे बोलते हैं आइगन वैल्यू। साई वन है तो ई वन वैल्यू आ गई, साई टू है तो कुछ दूसरी वैल्यू ई टू आ गई, साई थ्री है तो क्या पता ई थ्री वैल्यू आ जाए, इस तरीके से साई की वैल्यूज को आइगन फंक्शन कहते हैं और ई की वैल्यूज को आइगन वैल्यू कहते हैं। इसके सॉल्यूशन से इसके सॉल्यूशन से एन एल एम तीन क्वांटम नंबर पता लग जाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एजिमुथल और सब्सिडियरी एक ही बात है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों पता लग जाते हैं, सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर नहीं पता लग पाता। तो ये भी स्कूल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? कौन सा क्वांटम नंबर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं निकाल सकते हैं, तो कौन सा बोलोगे? स्पिन क्वांटम। बस इतना याद करना है तुम्हें। ये तीसरा क्वेश्चन स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा क्वेश्चन है जो स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पिन क्वांटम नंबर कांट बी डिटरमाइंड फ्रॉम सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उससे हम नहीं निकाल सकते इसको। एक ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, एक हैमिल्टनियन ऑपरेटर की फॉर्म में, हैमिल्टनियन ऑपरेटर की फॉर्म में भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखते हैं। मैं वो भी यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। हैमिल्टनियन ऑपरेटर की फॉर्म में डेल टू साई जो है, डेल टू साई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एट पाई स्क्वायर एम साई बाई ई एच स्क्वायर ई माइनस वी इज, ये आ गया।
ये आ गया, तो h² बाय 8 पाई स्क्वायर m, 8 पाई स्क्वायर m माइनस में आ गया, माइनस इधर ले आया, h² ऊपर गया बाय 8 पाई स्क्वायर m। मैं बता रहा हूँ अभी, अर्शी अभी बता रहा हूँ, हैमिल्टेनियन ऑपरेटर -h² बाय 8 पाई स्क्वायर m इज इक्वल टू, साई तो है यहाँ पे, एक मिनट, del 2 साई है यहाँ पे, इज इक्वल टू ई साई माइनस वी साई। बस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -h² बाय 8 पाई स्क्वायर m del 2 साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। बस ये ध्यान रखना। अब ई साई यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी। ई साई क्या है यहाँ पे, टोटल एनर्जी। टोटल। ये है टोटल एनर्जी। वी साई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये टर्म कौन सी होगी, ये टोटल एनर्जी है, ये पोटेंशियल, पोटेंशियल के साथ कौन सी एनर्जी आएगी, ये काइनेटिक एनर्जी। बोलो। बहुत अच्छे, ये काइनेटिक एनर्जी होगी, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। हाँ, इन दोनों का सम, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। और इन दोनों के सम को बोलते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर, एच साई इज इक्वल टू ई साई। और एच जो है ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर है, एच कैप लिखते हैं ऊपर, एच कैप की फॉर्म में, HAMILTONION, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर विच इज सम ऑफ टू ऑपरेटर्स, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ये भी एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की फॉर्म है, ये सबसे छोटी फॉर्म है। एच कैप, एच यहाँ पे क्या है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर विच इज सम ऑफ टू ऑपरेटर्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या कुछ पता लग गया इसके बारे में, कुछ क्लियर हो गया इसके बारे में कि नहीं। यस। यस सर। तो यस ये सर। तीसरी फॉर्म है यस सर। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, ये पहली फॉर्म रट देना क्वेश्चन, ये दूसरी फॉर्म, और ये है तीसरी फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है। अब लास्ट एक बार, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, मैं ऊपर से थोड़ा सा रब कर रहा हूँ उसको, मैं ऊपर से थोड़ा रब कर रहा हूँ उसको, इसे थोड़ा सा रब किया मैंने यहाँ पे। और अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, इसका एक बहुत छोटा सा प्रूफ है, डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको तुम करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। देखो, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्लियर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पे, जो साई है वो ऐसे दिया जाता है, ए साइन 2 पाई x/λ। साई जो है वो ऐसे दिया जाता है, ए साइन 2 पाई x/λ। क्लियर है कि नहीं है, ए साइन 2 पाई x/λ, साई ऐसे दिया जाता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ए साइन 2 पाई x/λ। और यहाँ पे तुम चाहो तो उसको लिख सकते हो, जो ओमेगा होता है वो 2 बाई ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई/λ होता है। ये तुम्हें याद करनी लाइन। अब इसमें अगर इस फॉर्म में लेके आना है, अगर इस फॉर्म में लेके आना है ऊपर वाली फॉर्म में, तो उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डी साई बाय, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टी साई बाय डी एक्स क्या आ जाएगा, ए कांस्टेंट बाहर, 2 पाई/λ बाहर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस 2 पाई x/λ ये आ जाएगा। क्योंकि मेरे को डबल डेरिवेटिव चाहिए है, यहाँ डबल डेरिवेटिव है, इसलिए दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट किया, d2 साई बाय dx2, तो वो क्या आ जाएगा, a 2 पाई/λ, फिर कांस्टेंट बाहर आएगा 2 पाई/λ का होल स्क्वायर, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस तो बाहर लेना ही पड़ेगा, माइनस यहाँ लगा रहा हूं मैं, माइनस साइन 2 पाई x/λ, माइनस साइन 2 पाई x/λ। तो अब यहाँ पे तुम्हें दिख गया होगा, एक पार्ट तो इसमें साई बन चुका है, एक पार्ट तो इसमें साई बन चुका है, d2 साई बाय dx2, दिस इज इक्वल टू, ये ध्यान देना इधर, जो a है और ये वाला पार्ट है, ये क्या है, साई है कि नहीं, ये साई है कि नहीं, देखो ना ये रहा, तो इसको लिख दिया साई, माइनस में साई 2 पाई, ये 2 पाई है ना, 4 पाई स्क्वायर हो गया,
4 पाई स्क्वायर, 2 पाई का होल स्क्वायर था ना, 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, बाय लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा होता है एच बाय एम वी, ये भी पता तुम्हें, तो एच स्क्वायर आ गया नीचे, ऊपर आ गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम अलग किया इंटू एम वी स्क्वायर, एम अलग किया इंटू एम वी स्क्वायर। अब माइनस साई 4 पाई स्क्वायर बाय, इधर मैंने कर दिया 2, मैंने इंटू 2 किया और हाफ कर दिया, 4 को लिख दिया मैंने 8, और एम एम, और यहां लिख दिया हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या बन जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक और एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी है ना ये। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? ई माइनस वी लिख सकते हैं कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी माइनस, ओ सॉरी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ई माइनस वी। नहीं समझ आया? क्या क्लियर हो गया ये? Yes, sir. यस सर। ये हाँ, छोटी सी डेरिवेशन है, करना चाहो तो एक बार देख लेना बस। ये एक फॉर्म याद रखनी है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। वेव की इक्वेशन, वेव फंक्शन ऐसे दिया जाता है, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो फॉर्म आ जाएगी। ये एक कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग है, ऐसे ही बाकी कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। सही ना? तो ये यहाँ तक करना है। मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस, इट गिव्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, एक ये करना तुम्हें। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वांटम नंबर जो है हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं निकाल सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन था एक क्वेश्चन, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट में क्या डिफरेंस है? रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट में क्या डिफरेंस है, ये करना है तुम्हें। और एक नोट कर लेंगे यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं ऑर्बिटल वर्ड काफी बार यूज कर चुका हूँ। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? ऑर्बिट सबने पढ़ा हुआ है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिटल, ऑर्बिट क्या होता है? 2 डायमेंशनल स्पेस, 2D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। 2D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। और ऑर्बिटल की डेफिनेशन 1 मार्क में स्कूल में पूछी जाती है। ऑर्बिटल की डेफिनेशन, ऑर्बिटल क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? 3 डायमेंशनल स्पेस, जैसे ये ऑर्बिट है, तो ये यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस है ऑर्बिटल। 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। ये डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या नहीं है तुम्हें? वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम 90 to 95% के आसपास बोलते हैं। तो डेफिनेशन नोट कर लेना जरूर इसकी। 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। क्या नोट कर लिया है? यस सर। तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। डेफिनेशन जो बताइए ऑर्बिटल की वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ऑर्बिट होता है सर्कुलर और डिस्क लाइक, 2D है ना, तो सर्कुलर और डिस्क लाइक। ऑर्बिटल जो है, ये जैसे एस ऑर्बिटल है तो स्फेरिकल शेप, पी ऑर्बिटल है तो डंबल शेप, डी है तो डबल डंबल शेप, एफ है तो लीफ लाइक, कुछ बोलते हैं डिफ्यूज शेप होती है, लीफ लाइक। तो इस टाइप से डिफरेंट ऑर्बिटल दे हैव डिफरेंट शेप्स। तीसरा, थर्ड, ऑर्बिट की कोई नो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्कुलर शेप है ना, तो कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ऑर्बिटल अगर है तो इसकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एस ऑर्बिटल को छोड़ करके, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, विच ऑर्बिटल डज नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। याद करना, विच ऑर्बिटल डज नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा है? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पी ऑर्बिटल की 3 डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ऐसे ही डी ऑर्बिटल की डबल डंबल है, उसकी कुछ थोड़ी सी डिफरेंट डायरेक्शन है, 45 डिग्री अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस। उस टाइप से कुछ है, वो बाद में बताऊंगा तुम्हें मैं। तुम्हें बस ये लिखना है, ऑर्बिट के अंदर नो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्बिटल दे हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। ये याद करेंगे, ऑर्बिटल की डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फोर्थ, इट रिप्रेजेंट्स प्लेनर मोशन, 2D मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और ये क्या देगा? 3 डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये स्पेस में बताएगा। 3D मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्लेनर मोशन, 3D मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
और इसमें जो कंसेप्ट है इसका, और कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑर्बिट का जो कंसेप्ट है, और तुम पूरा अपना हाइजेनबर्ग कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है। कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लिख लिया? कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन जो कंसेप्ट ऑर्बिटल का है, इट इज इन अकॉर्डेंस विद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इज इन अकॉर्डेंस विद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या नोट कर लिया है? फिर यस ऑर्बिट के सर। अंदर, हाँ, ऑर्बिट के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 2n², 2n² इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिट के अंदर। पहला शेल तो n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 × 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा शेल तो 2 × 2 का स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा शेल तो 2 × 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑर्बिटल के अंदर हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑर्बिटल के अंदर हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या क्लियर हो गया डिफरेंस? ये स्कूल में डिफरेंस पूछा जाता है, इसको तुम भूल नहीं सकते, सही ना? ये पेपर में पूछा जाता है तो उसको करना है, तो छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। चलो, ये अब तुम आज ये सेकंड लेक्चर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड लेक्चर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो 4 या 5 क्वेश्चन कराए हैं, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, ऑर्बिट ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, ये सामने तुम्हारे लिखा हुआ है। दूसरा मैंने बोला कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, तो वो एस ऑर्बिटल है। तीसरा मैंने बोला साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस क्या है, इट गिव्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट रीजंस अराउंड द न्यूक्लियस। और चौथा मैंने बोला रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट में क्या डिफरेंस है। रेडियल पार्ट क्या देता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट यानी साइज ऑफ ऑर्बिटल। एंगुलर पार्ट शेप ऑफ ऑर्बिटल। रेडियल पार्ट डिपेंड करता है एन और एल पे, एंगुलर पार्ट डिपेंड करता है एल और एम पे। क्लियर हो गई बात कि नहीं? चलो, तुम यहाँ तक कर लेना जरूर, और कल पढ़ के आना पूरा। मैं बता दूंगा कि कौन सी क्लास होगी कल, और नहीं मोस्ट प्रोबेबली है।